हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए जो सेट प्रैक्टिस कर रहे थे प्लेटफॉर्म का, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो है मैथ के कुछ सवालों को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की हो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के अनुसार। चलिए देख लीजिए, आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन विजिबल दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन हम 23 से करवाएंगे, चूँकि फर्स्ट इस वीडियो में ही जो 1 से 22 तक हम करवा चुके हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, 23 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, 4 संख्या समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है तथा एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे शॉर्टकट में हम बता देते हैं। ऐसे तो रीजनिंग में कई प्रकार के मेथड और कॉम्बिनेशन का उपयोग होता है, अगर उस हिसाब से वीडियो बनाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम शॉर्टकट में आपको बताते हुए चलते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे करना है। तो ये जो ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की संख्या दिया गया है, इसमें करना क्या है, 3 को जोड़ के चौथा लाना है। यही जो है इसका पैटर्न दिया गया हुआ है। देखिए आइए कैसे करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 2 + 3 + 3 = 6, चूँकि हो नहीं रहा है। अगला है 1 + 2 + 3 = 6, हम कर देते हैं, ये सही है। चलिए अगला भी है 1 + 1 + 1 = 3। अगला जो है 2 + 3 + 4 बराबर दिया है 9। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 जो है एक संगत, एक रूल को फॉलो कर रहा है, और ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर ये 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। देखिए इस प्रकार का अगर आकृति दिया गया होगा कोई एग्जाम में, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, इसमें जो है रो और कॉलम को गिन लीजिए कि इस आकृति में कितना रो और कितना कॉलम है। अगर हम रो को गिनते हैं तो 1 2 3 4, अगर कॉलम को गिनते हैं 2 3 4। इस तरह से यहाँ देखा जाए तो 4 रो और 4 कॉलम का आकृति है। तो अगर देखिए तो रो और कॉलम, ठीक है, कॉलम, इसमें रो के देखिए, रो की संख्या देखिएगा 1 2 3 4, और कॉलम भी उतना ही है 1 2 3 4। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या रहता है, आप या तो रो के संख्या के वर्ग को योग कर दीजिए या कॉलम के संख्या के वर्ग को योग कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम कॉलम का अगर संख्या जैसे इसको वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा। अगर जोड़ते हैं 16 9 25 5 30 अर्थात 30। तो देखिए इतना दूर मेरा जो आकृति है इसमें कितना वर्ग है, 30। इधर भी तो 4 वर्ग दिया हुआ है, 1 2 3 और 4, तो टोटल कितना हो जाए 30 + 4 = 34, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको आकृति से दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आकृति से दिया हुआ है, इसको कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिए। दिया गया है, दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को कई तरह से आप हल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये प्लस के मेथड से पकड़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इसके मेथड से पकड़ेंगे, यानी कि ये वाला बिंदु से। तो आपको एग्जाम में करना क्या है, जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट प्लस के मेथड से अगर क्वेश्चन में ढूंढ रहा है आंसर, तो ध्यान दीजिएगा प्लस में जो है इसमें भी +2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, लेकिन ये दोनों में प्लस नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन है, जो कि ये होगा या ये होगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ, ठीक है, इसके हिसाब से चलते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा कि जनरली हिसाब से सोचते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए आप इतना नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप गौर की कोशिश कीजिएगा कि हम वैसा पैटर्न को पकड़े जिससे आसानी से और सटीक मेरा आंसर आ जाए।
तो ध्यान दीजिए, अगर हम प्लस वाले पैटर्न को नहीं भी पकड़ते लेकिन सिर्फ ये दोनों बिंदु दिया हुआ है जो कि वृत्त के अंदर है, अगर इस पैटर्न को पकड़ते तो चारों आकृति में सिर्फ एक ही आकृति है जिसके अंदर दो वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के अंदर दो गोला है, ठीक है, छोटा छोटा सा, जिसमें ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। अगर इस पैटर्न से बनाते तो हमारा समय का बचत होता था। बनता तो देखिए उस पैटर्न से भी है, अब बनता है इस पैटर्न से भी, लेकिन एग्जाम में वही जो है आगे बढ़ता है, या एग्जाम में उसको ही ज़्यादा सफलता का चांस रहता है जो कम समय में क्वेश्चन को सटीक हल करे। तो अगर इस प्रकार से आप बनाते हैं तो आपको जो है एग्जाम में बहुत सारा समय बचेगा, जिस समय का उपयोग आप किसी अन्य क्वेश्चन में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे? देखिए इस प्रकार के प्रश्न में करना कुछ नहीं है, जितना दिया गया है स्थान, जैसे 16 इसमें दिया है, 16 को 2 से गुना करके 1 घटा दीजिए, उतना ही आंसर आपका कितना आएगा, 16 दूनी 32 में से 1 घटेगा तो 31, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया गया है कि वेद बिंदु ए से पूर्व की दिशा में 15 मीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में करना कुछ नहीं है, इसमें जो है दिशा का डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है, जिसमें ऊपर आप लोग को पता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, बायां पूरब दहिना पूरब, बायां पश्चिम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये दिशा का डायग्राम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मूल बिंदु यहाँ पे मानिए ए को, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे बिंदु ए से वेद जो है पूरब की दिशा में 15 मीटर चला, तो पूरब तो ध्यान दीजिएगा दहिना और है, तो इधर अगर मान के चलिए यहाँ से 15 मीटर चल के इस बिंदु पर पहुँचा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुड़ा, तो देखिए दक्षिण कहाँ मेरा, नीचे की ओर, ऊपर की ओर कौन सा है, उत्तर, तो ऊपर नहीं जाएगा, ये क्या आएगा, दक्षिण की ओर, ठीक है, मुड़ा और 8 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच गया। मान लीजिए ये 8 मीटर है, बिंदु बी ये यहाँ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? मान लीजिए यहाँ ये है, ये बी को मिला देंगे तो ये ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस आकृति में हमको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिसका जो है आधार 15 8 लंब है, ठीक है। इस प्रकार से ये कर्ण को, इसी के हिसाब से अगर हमको ए बी का पूछा जाए दूरी, तो आप ध्यान दीजिएगा, रोटेंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके निकालिएगा तो निकल जाएगा। जैसे रोटेंडर 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। और 289 को अगर वर्गमूल करते हैं तो वो कितना का वर्गमूल है, 17 को, इसी को 17 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 16, 18, 27, 55, 120, अगला पद क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में करना क्या है, जैसे पहला पद 16 दिया है, 16 को लीजिए, ठीक है, इसमें 1 का क्यू कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो आपका अगला पद आ जाएगा 18, ठीक है। अगला फिर जो है अगला पद 18 को लीजिए, इसमें जो है 2 का क्यू अब कर दीजिए, जोड़िए उतना ही, तो कितना हो जाएगा, 18, 8, 26, 1, 27, जो कि आपका तीसरा पद आ गया, ठीक है। अब तीसरा पद को पकड़िए, 27 में जो है 3 का क्यू कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 3 का क्यू होता है 27, 27, 27 प्लस 27 बराबर 54, 1, 55, जो कि आपका अगला पद आ गया। अब क्या कीजिए, 55 को पकड़िए, ठीक है, इसमें जो है 1, 2, 3 कर दिए, अब 4 का क्यू कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, 4 का क्यू कितना होता है, 64,
एक 65 और 55 कितना हो जाएगा 120, जो कि अगला पद आ रहा है। अब अगला पद 120 को लीजिए, इसमें 5 का क्यू कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिएगा, तो 5 का क्यू होता है 125 और 120 हो जाएगा 245, 1 46, यानी कि 246। कितना आ जाएगा मेरा आंसर 246, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो हम आपको पैटर्न बताए ये बुक में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बुक में किसी अन्य तरह से जो है पैटर्न दिया गया है, जिसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से हल कीजिए, आसानी से हल भी हो जाएगा और आसानी से आप लोग समझ भी जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, समरूप जोड़े की पहचान करें। समरूप, जैसे देखिए नदी पुल, यानी नदी के ऊपर पुल बनेगा, उसी प्रकार ऑप्शन दिया है भूमिगत मार्ग, भूमि पे होगा नहीं, ये हो सकता है। पहाड़ के अंदर क्या बनता है सुरंग, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। जल चट्टान, ये होगा नहीं। पहाड़ रेल, इस चीज़ को फॉलो कौन सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही कर रहा है। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर बी। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं रहता है जनरली, आप एग्जाम में 1 सेकंड में इस सबको बना दीजिएगा। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कि कौन से कथन या निष्कर्ष कथन में निहित है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमको कथन बोलेगा, ठीक है, जो हमको कथन कहेगा उसको हम 100% सत्य मानते हैं, ठीक है, सत्य मान चलिए। निष्कर्ष में अगर उसी कथन को वो फॉलो करेगा, अगर मेरा निष्कर्ष उसी के हिसाब से अगर सही है जो निष्कर्ष में दिया गया है, तभी हम इसको क्या करेंगे निहित समझेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं समझेंगे। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या हुआ दिया हुआ है, पहले प्रश्न पढ़िए। कथन दिया हुआ है कि मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। आप कथन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखिए क्या कर रहा है, कुछ गुण समान है, यानी कि समानता की बात कर रहा है, ठीक है, समानता की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हमको निष्कर्ष में क्या कह रहा है सो देखिए। निष्कर्ष में कह रहा है कि मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है मानव वानर की तुलना में, अर्थात ये निष्कर्ष क्या कर रहा है, पहला निष्कर्ष हमको इसमें तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना, ठीक है, तुलना कर रहा है। हमारा कथन क्या कर रहा है, समानता की बात कर रहा है। तो ये मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, देखिए मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, तो बात वही होगा। उसी कथन को ये क्या किया, अपोजिट करके इसमें पूछ दिया, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष जो है कथन के अनुरूप नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न तो एक निष्कर्ष और न ही निष्कर्ष दो निहित है, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, 23,808 की राशि ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए, ठीक है, दूसरा बी सी और डी, 4 व्यक्ति के बारे में ही बोल रहा है, तो हम 4 व्यक्ति के अनुसार ही डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, पहला व्यक्ति जो है ए और बी के बीच का हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:9। तो मान के चलिए यहाँ 8 लिखते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं। अगला कह रहा है बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, यानी कि यहाँ 3 यहाँ 5 दे दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला
सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है? 1:2, 1:2। अब इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग को पता ही होगा, इस प्रकार के डायग्राम में क्या करते हैं, जो बगल वाला है उसी को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे B के बगल में C है, यहाँ अगर B 9 है तो C भी 9 होना चाहिए, D भी 9 होना चाहिए। यहाँ 5 है तो ये 5 हो जाएगा, इधर 3 है तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 1, इधर 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो अनुपात दिए गए हैं इसमें जो है 3 से 4 चारों अनुपात कट सकता है, इसीलिए हमको बाद में काटने से बेहतर है अभी ही काट देते हैं। जैसे इसमें भी 3 दिया, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, 3 तिया 9, ये 3 हो जाए, फिर इसको भी काट देते हैं, 3 तिया 9। अब जितना बचता है उसको हम गुना करके लिखते हैं। जैसे इसमें 8 गुने 1 हुआ तो ये 8 ही हो जाएगा, इसमें 9 गुने 1 हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 3 गुने 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा। अगला बचता है 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ये टोटल अनुपात की, जो अनुपात की बात करें, टोटल कितना है मेरा? 15 और 30, 45 और 9, 54, 8, 62, ठीक है। यानी कि टोटल कितना है मेरे पास? 62 है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 23,808। तो इसको क्या कीजिएगा? 23,808 बट्टे 62 गुने B का हिस्सा हमको पूछ रहा है, तो B के हिस्सा इसके हिसाब से कितना है? 9, तो यही 9 से गुना कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 31 दूनी 62 होगा, यहाँ 2 से काटते हैं, 2 इकाई 2, उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 इकाई 2, उसके बाद हो जाएगा ये 18, यानी कि 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद 9 दूनी 18, 0, 4, इतना मरते हुए कटेगा। फिर अगर इसको काटते हैं तो 3 से कटेगा, तो 31 तिया 93, यानी कि 119 में 93 घटेगा 27, 384, अर्थात इसका 384 में कट रहा है। इसको गुना कीजिए, 384 का 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौके 36, हाथ बाकी 5, 9 अट्ठे 36 का हाथ बाकी 3 होगा, 9 अट्ठे 72 और 3 75, हाथ बाकी 7, 9 तिया 27 और 7 34, कितना हो जाएगा? 3456। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3456। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। कह रहा है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% के छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में जैसे यहाँ से CP दिया गया है आपको 840, जिसको सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। इस पर अगर 20% का लाभ कमा रहा है, तो अगर 20% का लाभ कमा रहे हैं तो SP कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा 840 का 120%, ठीक है, बट्टे 100 करेंगे, 2 0 कट जाएगा, बरचों का 48, 12 96, यानी 1008 होगा। ये कितना हो जाएगा? SP 1008। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर बेचा जा रहा है। तो मान के चलिए अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य अगर मान के चलिए हम अगर 100% ही मानते हैं, इस पर अगर 30% के छूट देगा तो SP कितना हो जाएगा? 70%, यही ना होगा जी? 70% होगा, जो कि 30% माइनस करते हैं तब, ठीक है, 70। यहाँ कितना क्वेश्चन में कह रहा है? SP जो है 1008 है, तो यही 1008 जो है किसका वैल्यू है? 70%, 70 का। इसमें 100% हमको क्या कह रहा है? अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य हम कितना माने हैं? 100, तो इसी को 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से एगो जीरो काट दीजिए, 7 से काटते हैं तो 7 इकाई 7, 3 पर 0, 7 चौके 28, 2 पर 8, 7 चौके 28, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1440, यानी 1440।
कौन सा ऑप्शन नंबर है? ए 1440, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न पढ़िए, कह रहा है 33 नंबर प्रश्न, एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा? याद रखिएगा, भाज्य बराबर सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, ठीक है, और जोड़ शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बचपन में ही पढ़े होंगे आप लोग, सबको पता होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शेषफल 24 है, तो मान के चलिए शेषफल हम लिखते हैं, शेषफल जो है 24 है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 8 गुना, लेकिन शेषफल का कितना है? 9 गुना। यानी इस हिसाब से हम देखें तो भाजक कितना हो जाएगा मेरा? शेषफल का 8 गुना, यानी 24 शेषफल है उसका, सॉरी 9 गुना कर रहा है, 9 हो जाएगा, यानी कि 24 नमा कितना हो जाएगा? 216, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ भागफल का 8 गुना कौन है? भाजक। अगर ये बात हम लिखते हैं कि 8 गुने भागफल, ठीक है, भागफल किसके बराबर है? भाजक के बराबर। अब भाजक मेरा कितना है? 216, यही ना चीज़ बोल रहा है। तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा? भागफल बराबर 216/8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 8 7 56, यानी कि 2 7 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब तो सब कुछ पता ही चल गया, भाजक भी पता चल गया, भागफल भी पता चल गया, शेषफल तो दिया ही हम, तो भाज्य बराबर सीधे लिख दीजिए आप, भाज्य बराबर सीधे कर दीजिए आप, जो है 216 गुने 27 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 216 गुने 28 54, यानी कि 58 जो है 32 प्लस 24 बराबर 58 जो है 56 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 58 32 प्लस 24 यानी 58 56, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को करना कुछ नहीं है। जैसे दिया हुआ है 17 गेंद, ठीक है, 17 गेंदे को अगर कितना में बेच रहा है? 840 में बेचने पर 5 गेंदों के बराबर हानि होता है, यानी 840, यानी कि अगर 17 गेंद में बेच रहा है 5 को हानि हो रहा है, तो अर्थात ये जो है बाढ़ी गेंद का मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य है बाढ़ी गेंद का। तो 12 84, यानी एक का मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपये। कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 70। कुछ नहीं कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक आयत का विकर्ण रूट 31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में जैसे क्षेत्रफल दिया है आपको, क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर है स्क्वायर, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये बात भी याद रखिएगा, सूत्र होता है, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। और यहाँ पर क्या दिया है? विकर्ण, ठीक है,
विकर्ण। विकर्ण कितना दिया है, रूट 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, सूत्र से विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है L प्लस बी का स्क्वायर होता है, सॉरी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये सूत्र होता है विकर्ण का। अब हमारा जो क्वेश्चन में विकर्ण कितना हो दिया है, रूट 31, तो हम जो है रूट 31 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, बराबर लिखते हैं L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर रूट 31 का स्क्वायर करेंगे तो हमको जो है 31 मिलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इस प्रकार अगर इसको जो है आगे बढ़ाते हैं, यहाँ हो जाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने LB हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, L इंटू बी बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ 25 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 25 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा 31 बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप माइनस हो जाएगा 50, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 81 बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर को इधर लाते हैं तो रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 81 बराबर हो जाएगा L प्लस बी। ठीक है, तो इसको रूट निकालेंगे तो 9 बराबर होगा L प्लस बी। आप लोग जानते ही होंगे आयत का जो है परिमाप क्या हो जाता है, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस बी होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से L प्लस बी का मान हमको दिया है 9, हमको यहाँ सूत्र से होता है 2 इंटू L प्लस बी, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 गुने 9 बराबर 18, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए खर्च। ठीक है, खर्च बचत आय, 3 चीज़ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी खर्च जो है बचत से 300% अधिक है। मान के चलिए उसका बचत हम 100 रुपया मानते हैं, अब तो खर्च उसके हिसाब से 300% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, 400 हो जाएगा। अब अगर कोई आदमी 400 रुपया खर्च कर रहा है, 100 रुपया बचा रहा है, तो इसका मतलब है वो 500 रुपया कमा रहा है, जिसको आय बोलते हैं। ठीक है, अब अगला में कह रहा है कि यदि उसको आय में 30% की वृद्धि और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है आय में 30% का वृद्धि, तो 500 था, इसमें जो है 30% प्लस करेंगे। ठीक है, आय में जो है 30% प्लस करेंगे तो 530 का 500 का 130% निकलेगा, बट्टे 100 करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, 13 5 65, यानी कि कितना निकलेगा 650। ठीक है, और कह रहा है कि जो है बचत में 20% की वृद्धि, बचत पहले कितना था 100, 20% का बढ़ाएगा तो 120 होगा,
कोई भी आदमी अगर 650 रुपया कमाएगा, 120 बचत करेगा, इसका मतलब खर्चा कितना करेगा? 530, तब ना 650 होगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो इसके खर्च में कितने % की वृद्धि हो रहा है? तो खर्च पहले कितना था? 400, अब कितना हो गया? 530, यानी कि वृद्धि कितना हुआ? 130 रुपया का। किस पे? 400 रुपया पे। ठीक है, गुने 100 कर देंगे। ठीक है, 00 काट दीजिएगा, 4 से भाग करेंगे तो इसमें जो है 4 तिया 12, 1 पर 0, 4 दूनी 8, 0.2 पे, यानी कि 32.5% का वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 प्राकृतिक संख्या का औसत 32 है, पहली 6 संख्या का औसत 30, अंतिम 6 संख्या का औसत 33 है, तो पाँचवीं और छठी का ये औसत कितना होगा? तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पहली 6 संख्या और लास्ट का 6 संख्या अगर लेते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 12 संख्या। अगर 12 संख्या में से 10 संख्या घटाते हैं, 12 संख्या में से 10 संख्या घटाते हैं तो मेरे पास कितना बचता है? 2 संख्या। कौन सा? पाँचवीं और छठी बचेगा। ठीक है, उसी का औसत हमसे पूछ रहा है। तो इसमें करना क्या है? तो सबसे पहले क्या कीजिए, 6 संख्या पहला जो दिया है, 6 संख्या का औसत कितना है? 30। तो इसका जो है योग निकालने के लिए 6 गुने 30 कर दीजिए, प्लस कर लीजिए 6 गुने 33 कर लीजिए, यानी इसका भी 6 गुने 33 कर लीजिए। अब माइनस कितना घटा दीजिए? 10 संख्या का योग। ठीक है, माइनस कितना कर दीजिए? 10 संख्या का। तो यानी कि 10 इंटू कितना औसत है? 32 हो गया। अब इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 180 प्लस 6 3 18, 1 19, यानी 198। अब माइनस में कितना हो जाएगा? 320। 198 और 180 हो जाएगा, यानी कि 8 और 3 16 1 17 2 1 3, यानी 378 माइनस 320 तो बराबर कितना हो जाएगा? 58। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लेखा को 58 आंसर आएगा तो वो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर डी लगा देगा, डी लगाएगा। लेकिन एग्जामिनर यही चाहता है कि आप गलत कीजिए, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दे देगा कि आपको यहाँ पे आंसर आ रहा है 58, लेकिन ऐसा आंसर नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि 2 संख्या का योग आया कितना? 58। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि पाँचवीं और छठी संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए हमको 58 में 2 से भाग करके जो चीज़ आएगा वही होगा मेरा औसत, जो कि 29 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। तो देख लीजिए, एग्जामिनर यही इसी प्रकार ऑप्शन डालता है ताकि स्टूडेंट गलत करे, लेकिन आप लोग को करना नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत ही सटीक तरीक़ा से पढ़िए, समझिए, दिमाग स्थिर करके तब बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त होता है। x का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए इस प्रकार के प्रश्न में करना क्या होता है, ये सारे संख्या का एलसीएम लेकर उसमें 3 जोड़ दीजिए, वही जो संख्या आएगा वही संख्या होता है। तो देखिए एलसीएम हमको 10 का चाहिए, ठीक है, उसके बाद 12 का भी चाहिए, 21 का भी चाहिए, उसके बाद 35 का भी चाहिए और 40 का भी चाहिए। तो देखिए बचपन में आप लोग जो है इस प्रकार एलसीएम निकालते होंगे, 11, 12, 21, 35 और 40। देखिए इस प्रकार हमको एग्ज़ाम में नहीं करना है, याद रखिएगा, इस प्रकार एग्ज़ाम में नहीं करना है। इस प्रकार जो आप लोग करते थे इस प्रकार नहीं करना है। कैसे करना है तो ध्यान दीजिए, इसका जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 और गुने 3, यानी कि जिसको 4 तिया 12 बोलते हैं। इसको करते हैं तो 3 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं तो 5 गुने 7 हो जाएगा।
इसको करते हैं तो जैसे आप लोग जानते होंगे 8 पंचे 40 होता है, तो 8 का क्या होता है, 2 का क्यू होता है, उसी को 5 से गुना करेंगे 40 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हमको एलसीएम लेना होगा तो इसमें जो है प्रत्येक संख्या के हाईएस्ट जो है घात वाले संख्या को गुना करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए हम 2 लेते हैं, तो 2 में जो है अधिक से अधिक घात कितना है, 3, तो 2 पर पावर 3 लिए पहला संख्या। दूसरा संख्या 2 के बाद कितना लेना होगा, 3, 3 पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1, ठीक है, इसको आगे गुना करते हैं। अगला लेना होगा 5, 5 पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1, अगला लेना होगा 7, 1, ठीक है। इसको अगर गुना करते हैं तो हमारा एलसीएम क्या होगा, निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा 2 का क्यू 8 होता है, 8 पंचे 40 होता है, 40 को 21 से गुना करेंगे तो 21 चौक 84 यानी कि 840 होगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 शेषफल भी प्राप्त होता है, तो इसमें जो है क्या कीजिए, 3 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 843। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, 2 संख्या का योगफल 33 है, यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ जो है 72 3 है तो उन संख्या का अंतर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है एलसीएम जो है 72 दिया हुआ है, कॉमा एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर संख्या हम माने, संख्या जो मानते हैं वो एक पहला मान लेते हैं x, दूसरा मान लेते हैं y, ठीक है। इस प्रकार अगर मानते हैं तो पहला क्या कह रहा है, 2 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 का रहा है। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि 3x + 3y बराबर 33, तो यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, 11। और दूसरा कह रहा है कि इन संख्या का क्या है, महत्तम समावर, सॉरी एलसीएम कितना है, 72। अगर एलसीएम लिया जाए तो 3 × x × y बराबर 72, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 3 × x × y कैसे हो गया, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए कोई संख्या है मेरे पास 3,4, तो इसका अगर एलसीएम आपको कहेंगे तो कितना निकालिएगा, 12, और एचसीएफ अगर कहेंगे तो कितना निकालिएगा, 1 निकालिए, ठीक है। अब ये 12 कैसे आया सो ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए एचसीएफ जो है, ठीक है, एचसीएफ गुने पहला संख्या, ठीक है, गुने 4 दूसरा संख्या ज्ञात करते हैं तब ना आता है मेरा 12, चूँकि एचसीएफ का मान 1 है, अगला है 3 और गुने 4 बराबर कितना आएगा, 12 आ रहा है। तो इसीलिए हम जो है 3 × x × y बराबर 72 की है। अगर 3 से काट देते हैं तो यहाँ हो जाएगा x × y बराबर कितना हो जाएगा, 24 × 72। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, यहाँ दिया है x + y बराबर 11, यहाँ दिया है x × y बराबर 24, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 24 को हम किस तरह से गुना कर सकते हैं, 8 × 3 करते हैं तो 24 होता है, यानी कि x का मान अगर 8 रखते हैं, अगर y का मान 3 भी रखते हैं तो भी 24 आ रहा है। लेकिन ये तो फर्स्ट समीकरण संतुलित हो रहा है, मान के चलिए सेकेंड, सॉरी फर्स्ट ये है, तो अब फर्स्ट में भी ये मान रख के हम देखते हैं कि 8 + 3 बराबर कितना हो रहा है, 11, तो वो भी सही हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, x y का मान 8 और 3, तो संख्या क्या हो जाएगा, 8 × 3, दूसरा संख्या हो जाएगा 3 × 3, तो 8 3 दूसरा 24 हो जाएगा, दूसरा संख्या 9 हो जाएगा। इसी के बीच का अंतर अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 15, कितना होगा, 15, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। किस में है, डी में। आप ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए
सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से है। कह रहा है 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी ब्याज की दर पर 11400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जो चीज़ दिया हुआ है पहले लिख लीजिए। इसमें दिया गया है मूलधन कितना दिया है 1900 रुपया, ठीक है। मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन दिया है 2100 रुपया। तो आपको यहाँ से ब्याज तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि भाई 200 रुपया की ब्याज है, तो 200 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है टाइम, जिसको समय बोलते हैं, इसके हिसाब से 3 वर्ष की दिया हो, लेकिन रेट नहीं दिया है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको रेट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट का फॉर्मूला होता है कि ब्याज गुने 100 और डिवाइडेड बाय मूलधन इंटू समय, ठीक है, समय होता है। इसीलिए जो है 200 गुने 100 कर देंगे और बट्टे कर देंगे 1900 गुने 3 कर देंगे, 2 को 0 कट जाएगा, यानी कि 200 और बट्टे 57 हो जाएगा। 200 बट्टे 57, ठीक है। याद रखिए 200 बट्टे 57 की कौन चीज़ आया मेरा, आर आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष टाइम बढ़ा दिया, 3 से कर दिया कितना 5 कर दिया, और धनराशि भी चेंज कर दिया। धनराशि कितना दे दिया 11400। तो कह रहा है धनराशि कितनी हो जाए, यानी मिश्रधन। तो पहले ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना होगा। ब्याज के लिए 11400 गुने रेट, रेट कितना है मेरा 200 और बट्टे 57 है, गुने समय 5 वर्ष दिया है, अब बट्टे 100 कर देते हैं तो 100, ठीक है। अब इसको निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 100 से 100 0 0 कट गया, ठीक है, या ऐसे भी जी काट सकते हैं, ठीक है। 100 से 0 कर दे 57 दूनी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ टोटल के ये 2 कट जाएगा, ठीक है, 5 ये, ठीक है, उसके बाद कट गया। तो ये आपका टोटल हो जाएगा कितना आएगा दूनी, यानी कि 1000 रुपया, 2 पंचे 10, 1000 दूनी 4 यानी 2000 रुपया, 11 2 13, 2000 रुपया होगा, यानी कि 2000 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 से यहाँ भी कटेगा तो 2 दूनी 4 5 2000 रुपया ये हो गया। और आपका मूलधन दिया गया है कितना, मूलधन दिया गया है 11400। 11000 में 2000 जोड़ेंगे तो 13400। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल तो जो मैथ और साइंस से नहीं है, अगला सवाल सॉरी मैथ और रीजनिंग से नहीं है, साइंस से। तो देखिए अगला सवाल क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल 41 नंबर है कि एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखा जाता है। उसके बाद यदि गिलास के पानी का तापमान मापते हुए निम्न में कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन को सही सही दर्शाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कोई आदमी मान के चलिए पानी लिया गिलास में, ठीक है, ये गिलास है, इसमें पानी लिया, ठीक है। अगर इसको फ्रिज में रखेगा तो फ्रिज क्या करेगा, सबसे पहले इसके तापमान अगर मान लीजिए 26 डिग्री पहले तापमान होगा, ठीक है। अगर तापमान जो है 26 डिग्री ही होगा तो या जो कुछ भी हो सकता है, तो फ्रिज क्या करेगा, इसके तापमान को पहले क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। कम करके कितना पे लाएगा, 0 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री लाने के बाद जो है तुरंत जो है सारा पानी 0 डिग्री पे नहीं आएगा, इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए जो भी समय लगे उसके हिसाब से। और क्या करेगा, जब सारा पानी जो है 0 डिग्री पे आ जाएगा उसके बाद भी क्या करेगा, वो पानी का तापमान 0 से भी माइनस की ओर लेते चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पहले मान के चलिए गिलास का तापमान यहाँ लाएगा, फिर यहाँ से 0 करेगा, जो बर्फ बनाएगा, फिर नीचे कर देगा, तो यही हो जाएगा सही, ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लाने के बाद सीधे कर दिया, अब नीचे नहीं हो सकता, ऐसा तो रहे, तापमान नीचे भी हो सकता है, इसमें तो डायरेक्ट नीचे करते चला जाएगा, तो इसका मतलब बीच में पूरा नहीं, एक भी गलत हो जाएगा। ये है नीचे लगा ऊपर लगा, ये सब थोड़ा होता है, ये ऑप्शन नंबर, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।